अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाजिर है और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का मौका है और सबसे पहले तो हमारी और रोज़ की पूरी टीम की जानब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी की जाती है। खाने में गोश्त की तरह तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। इस मौके पर हमारे खाने में गोश्त का अंसर ज़्यादा होता है और अमूमन खाया भी ज़्यादा जाता है। ईद ज़रूर मनाएं, खाएं भी, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेहत और खाने में एतदाल का भी ख्याल रखें। आज हम बात करेंगे ईद उल अज़हा और खाने में एहतियाती तदाबीर के हवाले से, और बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर रूबिया के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर उस्मान आफ्ताब, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज़ मेद और जिगर हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर उस्मान के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर हम्माद वाजद, ये भी माहिर अमराज़ मेद और जिगर हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं कि ईद की ईद उल अज़हा का मौका है और डेफिनेटली कि इसमें लोग गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मल रूटीन से जब हम एक नॉर्मल डाइट एक रूटीन में ले रहे होते हैं और एकदम गोश्त का जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या इससे कोई हमारी बॉडी में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं या कोई नुकसानदेह हो सकता है? तो इमीडिएटली तो डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि आपकी बॉडी को ये नहीं पता चल रहा प्रोटीन की एग्जैक्ट सोर्स क्या है, पर ये ज़रूर पता चल रहा है कि प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हाई है। असल प्रॉब्लम ये होती है कि उसके साथ की जो चीज़ें होती हैं, तो जो रेड मीट होता है उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, जो आपके वाइट मीट्स होते हैं उसमें फ़ैट कंटेंट कम होता है, डेंजरस ग़िज़ा की चीज़ों की कमी होती है। कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो जनरली स्पीकिंग होम स्लॉटर्ड होता है, यानी आपने खुद कुर्बानी की होती है और आप लेकर आए होते हैं। उसकी स्टोरेज की ड्यूरेशन कम होती है, तो उसमें भी उसकी वजह से भी उसकी ग़िज़ाइयत, उसकी न्यूट्रिएंट, हर चीज़ की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके डिफरेंट तो करती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो बताने वाली है वो ये है कि चेंजेस इस वजह से आती हैं क्योंकि इंस्टेड ऑफ ईटिंग हफ्ते में एक दफ़ा रेड मीट या 2 दफ़ा रेड मीट, आप ऑलमोस्ट 4 से 6 दफ़ा रेड मीट खाना शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक मॉडरेशन इज़ द की हेयर, कि आप अपने खाएं ज़रूर और एंजॉय भी करें उसको और पकाएं भी, लेकिन उसकी क्वांटिटी एकदम ज़्यादा ना बढ़ाएं। 2 to 3 टाइम्स अ वीक रखें जैसे आप नॉर्मली करते हैं। जो WHO की भी रिकमेंडेशंस हैं वो यही कहती हैं कि रेड मीट, अ पोर्शन ऑफ रेड मीट 2 to 3 टाइम्स अ वीक फिर भी मॉडरेशन में सही रहता है, बहुत ख़तरनाक नहीं होता ज़्यादातर लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, एक रवायत बन गई है अब तो ना, पहले लोग बकरों की कुर्बानी करते थे, अब एक रिवाज हो गया, वो कहते हैं जी नहीं, बड़ा जानवर लें और सही होगा, चलो जी एक जानवर में 7 कुर्बानियाँ हो जाएंगी। तो नॉर्मली बकरे अब कम होते हैं और बड़े जानवर ज़्यादा होते हैं, तो ये बीफ और मीट के ख्वास में कुछ फ़र्क होता है? देखिए, उसमें ज़्यादा, इसमें एक टर्म आपने सुनी होगी जिसका नाम है लीन मीट, यानी कि जो बड़ा गोश्त है ना उसमें फ़ैट कंटेंट, जिसने डॉक्टर साहब ने कहा ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से ये मैदे की बीमारियां और मैदे का बोझ आप समझ लें वो बढ़ जाता है, जिसमें सबसे पहले तो आपके मैदे को, जितना डॉक्टर साहब ने कहा कि पता नहीं लग रहा कि जी हो क्या रहा है, क्योंकि हम तो नाश्ते में भी बड़ा गोश्त खा रहे हैं या गोश्त खा रहे हैं, दोपहर के खाने में भी खा रहे हैं, तो इसकी वजह से एकदम ओवरलोड आता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर, जिसे कहते हैं ना हम, हाई प्रोटीन इनटेक है। उस हाई प्रोटीन इनटेक के आगे बाकी ऑर्गन्स पे अपने असर होना शुरू हो जाते हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में, जो बड़ा गोश्त है उसका क्योंकि फैट कंटेंट ज़्यादा है तो वो हैवीनेस ज़्यादा कॉज करता है, और जिसका मतलब है कि उसमें डाइजेस्ट होने में ज़रा टाइम लगेगा, थोड़ी देर लगेगी उसके। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जानवर जब ज़बह हो उसको लटका दिया जाए, उसका खून सारा ड्रेन हो जाए और फिर उसको कुछ 4-5 घंटे के बाद पका के इस्तेमाल किया जाए, इसकी क्या रीज़न है? जब जानवर ज़बह किया जाता है ना, उसके फ़ौरन बाद कुछ मसल्स में चेंजेस आती हैं नॉर्मली, कुछ केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं, कुछ मसल की चेंजेस हो रही होती हैं, जिसमें अगर इमीडिएटली उसको पकाया जाए तो उसमें थोड़ी सख्ती हो सकती है, या आप कह लें कि वो लेसदार हो सकता है, इस तरह के मसाइल। माइक ज़रा ऑन कर लीजिए, माइक बंद है आपका। जिसमें फिर हाजमे के मसाइल होते हैं, यानी अगर आप उसको फ़ौरन कुक कर लेंगे तो लेसदार होगा, बाकी चीज़ें इसमें होती हैं, तो उसमें हाजमे के कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो यूजुअली वैसे तो जब आप उसको ज़बह करते हैं, उसकी वो खाल उतारते हैं, बाकी गोश्त बनाते हैं, तो यूजुअली इट टेक्स 3 to 4 आवर्स, तो नॉर्मली तो इतना टाइम हो ही जाता है। तो बेहतर होता है कि इमीडिएटली ना किया जाए, आफ्टर 3 to 4 आवर्स। यस डॉक्टर साहब, आपने मेंढकों के ऑपरेशन तो बड़े किए होंगे, ठीक है ना जी, और वो कभी बकरा खुद ज़बह किया? खुद नहीं, छुरी फेरने वाला बिल्कुल, वो सुन्नत जो आपने की भी है उससे ज़्यादा नहीं।
क्योंकि उससे ज्यादा मेरे ख्याल में जो मैडम है ना, हमें भरोसा नहीं रखती अच्छा 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 कि हम उसके साथ इंसाफ कर सकेंगे कि नहीं। अच्छा और ये तो उसी तरह इतनी तेज छुरियां हैं, वो जो कसाई घर में आया होता है वो पहले कह देता है सर ये आपकी नॉर्मल छुरी नहीं है, अपने आप को ना काट लीजिएगा, पता लगे कि खून जानवर का नहीं आपका बह रहा है। असल में ये भी एक आर्ट है। आई थिंक वी शुड नेवर टेक दिस अवे फ्रॉम द रियल कसाई, क्योंकि चाहे जो भी हो उनकी एक प्रैक्टिस है, उनकी एक रिवायत है, एक रीत है जो चली आ रही है। हाँ, गोश्त बनाना भी एक आर्ट होता है जी। सवाल मैंने बेसिकली इसलिए किया डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग ना अपनी वो एंजॉयमेंट के लिए खुद भी करते हैं, और इन केस के जानवर इन्फेक्टेड है, कोई कॉन्गो वायरस है, कोई इस तरह की चीज़ है, और आपने उसको खुद ज़बह किया है, आपको कट लग गया है, तो क्या इस बात के इम्कानात हैं कि कोई बीमारी आपके अंदर मुंतकिल हो सकती है? देखिए, खाली खून लगने वाली ऐसी चीज नहीं है। हाँ। क्योंकि इसके ना काफी कट लगे ना आपको भी। हाँ, इन्फेक्टेड एनिमल में अगर कोई इन्फेक्शन उस तरह की चल रही है तो वो आपको खून से खून का जब एग्जैक्ट मिलेगा आपस में तो हो सकता है। जिस तरह आपने कॉन्गो वायरस और इस तरह की चीज़ों की बात की ना, वो एक टिक से है। हाँ। वो हैंडलिंग की वजह से है। यानी कि आप उसको जानवर को जब टच कर रहे हैं, जानवर के इर्द गिर्द हैं या इन्फेक्टेड मीट है तो उसमें टिक रहता है। टिक के अंदर कॉन्गो वायरस है जो जब बाइट इंसान को करेगा तो उसकी वजह से। उसके अलावा इसमें जो ज्यादातर मसले हो रहे हैं ना वो सैनिटेशन की वजह से है। ठीक है। क्योंकि देखें, हम लोग अमूमन घरों में, क्योंकि इतनी जगह आजकल नहीं होती, तो 1 या 2 दिन पहले जानवर को मंडी में से लेके आते हैं। अब वो उसने भी अपना एक सफर पूरा किया हुआ है जानवर ने, जिसकी खाल के ऊपर भी बहुत जरासीम है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे को बहुत ज्यादा याद हो कि हम जानवर को नहलाने, बड़े जानवर को तो फिर जरा नहलाने और जरा शो ऑफ वाला होता है, जो छोटा जानवर है उसका तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप डर ही रहे होते हैं कि भाई कुछ और ही ना हो जाए। सो उसकी सैनिटेशन की वजह से बहुत ज्यादा मसले हैं। और उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि ये गोश्त काटना और गोश्त की हैंडलिंग, अगर इन्फेक्टेड मीट है तो ऑब्वियसली उससे एक डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया आपका, तो उसमें वही बात है कि अगर आपको नहीं पता कि हमने उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, कौन सा हिस्सा है, उसके ऑर्गन्स में क्या निशानियां हैं, जो इन्फेक्शन है आपने बच के रहना है, तो उसकी वजह से इंसान को प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की है कि वो जानवर की जो स्किन होती है उसमें खासे बैक्टीरियाज होते हैं, जरासीम होते हैं, तो नॉर्मली बड़े बच्चों को बड़ा शौक होता है, वो जानवर बाहर लेके जाते हैं, उनको प्यार भी कर रहे होते हैं, उनको चूम भी रहे होते हैं। तो इन केस अगर वो टिक्स उसमें हैं, वो में जनरली तो नज़र नहीं आ रही होती, तो क्या ये डेंजरस हो सकता है? तो कॉमनेस्ट फंगल इन्फेक्शंस होती हैं जो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट से हो सकती हैं। टिक का तो ये होता है ना, द टिक हैज़ टू बाइट यू, बाइट द एनिमल, तो वो फिर भी थोड़ा सा एक साइकिल है जो शायद आप प्रोटेक्टेड हो। लेकिन स्किन टू स्किन कांटेक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे बच्चों का भी फेवरेट जो प्रोग्राम है वो यही है। हमारे तो बकरों के नाम भी रखे जाते हैं, किकियन कोको, फिर सारा वो 2-4 दिन तक किकियन कोको की बातें होती हैं, तो उनको खिलाया पिलाया भी जाता है वगैरह वगैरह। तो वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में फंगल इन्फेक्शन आर डायरेक्टली ट्रांसमिसेबल। उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं कि कट आपको लगा वगैरह वगैरह, यू कैन जस्ट गेट इट थ्रू शेयर कॉन्टैक्ट। तो वो बहुत कॉमन है। रिंग वर्म बहुत कॉमनली हो जाता है, और इस तरह की बीमारियां होती हैं जो हो जाती हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे मुल्क में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारी काफ़ी जरासीम तो कुदरती तौर पे इस तरह नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे जो मेडिटेरेनियन बेल्ट है और जो टर्की वगैरह, उनके पास एंथ्रैक्स और इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा पाए जाते हैं। हम थोड़े से उन चीज़ों से प्रोटेक्टेड हैं। बट हैविंग सेड दैट, स्किन आपके जो हर ऑर्गन के अपने मुश्किलात और प्रॉब्लम्स हैं। लिवर का अपना है, स्किन का अपना है, फेफड़ों का अपना है। तो जानवर की खाल, जानवर के ऑर्गन्स के साथ कांटेक्ट कम रखें। कोशिश करें कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, आप जाएं, खेले ज़रूर, बच्चे खेले ज़रूर, पर आके उन्हें नहला दें, उनके हाथ धुलवा दें, कपड़े चेंज करवा दें। इन चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है। बच्चों की बात कर रहे हैं तो मेरे पोते ने तो आज क्या दिया, उन्होंने कहा जी पिछली दफ़ा आपने बकरा चला, आप कहते थे हेवन चला गया, इस दफ़ा ना जाए, इस दफ़ा नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब हम गोश्त पकाते हैं तो नॉर्मली हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो मोस्ट सेफ गोश्त है वो कौन सा है? वो फ्राइड है, शोरबे वाला है, बारबेक्यू वाला है, ग्रिल्ड है, ज़्यादा सेफ कौन सा होता है? देखिए, इसमें पकाने में जो बेहतर होता है सेहत के लिए वो ग्रिल्ड और बेक्ड होता है, क्योंकि बाकी जो फ्राइड है या आप बारबेक्यू उसमें करते हैं तो फ्राइड में ऑयल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, फैट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, उसमें सैचुरेटेड फैट्स होंगे, तो वो सेहत के लिए उतना मुफीद नहीं होता। मतलब मुफीद तो है, लेकिन अगर आपको उसको एक्सेस लेंगे तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल के मसाइल, ब्लड प्रेशर के मसाइल, फैटी लिवर के मसाइल वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें बेस्ट तो ये है कि ग्रिल्ड या बेक्ड हो, क्योंकि इसमें मिनिमल ऑयल यूज़ होता है या नहीं यूज़ होता। और जो बारबेक्यू की बात है उसमें कुछ स्मोक्ड जो गोश्त होता है ना जी, उसमें कुछ कार्सिनोजेंस भी पैदा हो सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म उसको यूज़ किया जाए। अगर मॉडरेट अमाउंट है, कभी कभार लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप डेली आपकी रूटीन है या बहुत ज़्यादा बारबेक्यू करते हैं तो फिर उसमें मसाइल हो सकते हैं।
डॉक्टर साहब, वैसे देखा जाता है कि ईद उल अज़हा पे अस्पतालों में काफ़ी रौनक होती है, शाम के टाइम खासतौर पर काफ़ी रौनक बढ़ जाती है। हमारा प्राइम सीजन है। प्राइम सीजन होता है। नॉर्मली ईद के दिन आपकी जो ओवर ईटिंग होती है उसमें फिर आपकी ऐसी कौन सी वार्निंग साइन है जो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि जनाब जाएं अस्पताल? देखिए, सबसे जो कॉमन होती है ना, जो डॉक्टर साहब भी देखेंगे, जो हम लोग सबसे ज़्यादा ड्रेड भी कर रहे होते हैं और जब वो आती है वो है जी हड्डी पास की। हड्डी पास की, अच्छा अच्छा। क्योंकि बाकी हर काम जो है ना वो फोन पे हो सकता है। ठीक है कि जी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा है, ज्यादा से ज्यादा वो है ना कि जी मैदे का कैप्सूल जिसे हम कहेंगे ना वो खिला दो, थोड़ी सी दवाइयां दे दो, हाइड्रेट कर दो तो ठीक हो जाएगा। ये हड्डी जब फंस गई है ना, तो हड्डी मरीज में भी फंस गई और हड्डी डॉक्टर में भी फंस गई। ठीक है। अब तक तो जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं, फिर वही एंडोस्कोपी वाला एक पूरा मरहला नहीं होगा, उससे पहले एक्सरे देखा जाएगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फीचर होता है। जो आपने सवाल किया ना कि क्या फीचर्स होने चाहिए, जो फीचर्स जो देखें, हैवीनेस आप आम हमारे यहाँ जो है ना उसको समझ लेते हैं कि जी बस हमने ज़्यादा खा लिया तो उसकी वजह से। मैं हर बंदे को हमेशा कहूँगा कि अगर आपको पहले सीने की दर्द, मैदे की दर्द नहीं हुई और ये पहली बार हो रही है तो प्लीज मेडिकल अटेंशन ले लें, क्योंकि ये ना समझें कि जी मैंने गोश्त ज्यादा खा लिया। हाँ, वो हार्ट की भी हो सकती है। एग्जैक्टली वो। और हमें आज तक कोई मैदे की वजह से इस तरह की अमवात नहीं होती, लेकिन ये बहुत कॉमन आपने भी सुना होगा कि जी मैदे के मसले के साथ गया था जी हमारा चाचा और अस्पताल से नहीं आया, डॉक्टर ने मार दिया। उसमें वजह यही हो रही है कि जी वो मिसडायग्नोज हो रहा है। सो इसमें अगर आपको ये अलामत है फिर तो आप फौरन जाएं। तो पहले दिन नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जो आना शुरू हो जाती है ना, वो गैस्ट्रोएंटराइटिस के फीचर्स आना शुरू होते हैं, जैसे हमें डायरिया, पेचस लगना, वॉमिटिंग वगैरह। अगर वो आप में शुरू हो गए तो उसके लिए डॉक्टर की ज़रूरी इसलिए क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी जैसा गर्मियों का सीज़न आ गया, अभी आप देखें आज हम खुद भी फिरते रहे मंडियों के चक्कर, तो इतनी तेज़ धूप, उसकी वजह से आपका वाटर कंटेंट पहले ही नीचे हो गया। अब आपको अगर उसमें कोई भी बीमारी मुल्हक हो, जिसमें कॉमनेस्ट आजकल गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाएगा, तो आप डिहाइड्रेट बहुत हो जाते हैं। इसमें ना एज स्पेक्ट्रम खासतौर पे यंग बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग, वो अपना ना थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेट रखें। अगर उनको गैस्ट्रोएंटराइटिस वाले या हैजे वाले ये फीचर्स हो रहे हैं ना, जिसमें उल्टी भी ज़्यादा है, तो वो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। मगर हड्डी फंस गई तो डॉक्टर की ईद गई। नहीं, हड्डी फंस गई तो फिर सबको फंस गई। वो खाली मरीज को नहीं, उस बेचारे के लवाहिकीन को भी फंस गई है। वो आपके बकरे को भी फंस गई है, क्योंकि उसके बाद हर बंदा चुन चुन के खाएगा और डॉक्टर साहब आपके साथ ईद गुजारेंगे। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को हार्ट की पहले प्रॉब्लम्स हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल है, क्या वो भी अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो उनके लिए डेंजरस हो सकता है? एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज़ है कि अब आप ये याद रखिए कि आप रेड मीट खा रहे हैं, सो जो आप जनरल औकात में नहीं खाते, रेड मीट पे भी आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट्स हैं। एक तो इट्स ऑलरेडी रिच इन सैचुरेटेड फैट्स, और ये एक वो चीज़ है जो आप आम दिनों में नहीं ले रहे। सैचुरेटेड फैट्स इज योर बटर, तो हम कहाँ मक्खन किस तरह की फकियाँ लेते हैं जनरली स्पीकिंग। सिमिलरली इसके ऊपर जो फैट की लेयर होती है, जो कि कुर्बानी के गोश्त पे अक्सर होती है, जो क्योंकि अगर आप खरीदेंगे फ्रॉम द मार्केट तो आपका कसाई आपको उतार के देगा, तो ये आपके चूंकि घर का मीट है उस पर वो नहीं उतरी होती है, सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। हम तो खुद बना रहे होते हैं और पका रहे होते हैं, साफ नहीं होती, बना दे। बिल्कुल। और वो बड़ा गुस्सा होता है जब उतारी जाती है, तो हमारे घर वाले काफी नाराज होते हैं कि ये तो असल गोश्त तो वो था। तो उसके बाद उसको पकाया जाता है, वो भी बड़ा डेंजरस होता है, बिकॉज आइडियली अगर आप मीट को विद फैट कुक करें तो वो फैट आपने स्किम ऑफ करना है, वो फैट आपने कंज्यूम नहीं करना, वो आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। और ये सारे फैट्स, इनके दो मसाइल हैं, एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल और सब बढ़ा रहे हैं, दैट्स व्हाट दे डू। दूसरी बात ये कि इन मीट्स के अंदर एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जाके प्लाक्स, जो आपकी ब्लड वेसल्स या आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्लॉकेज करते हैं। तो ये हार्ट वाले पेशेंट्स में ऑलरेडी ब्लॉकेज मौजूद होती है, तो उनमें ये बहुत खतरनाक होते हैं जो एंजाइम्स एंड केमिकल्स हैं। आप ही की बात से सवाल एक नया जो ज़हन में आया कि आपने कहा जी उस फैट को कंज्यूम नहीं करना आपने। इधर तो हम वो कुछ लोग हैं वो डिश बनाते हैं जो उसको कहते हैं घी नहीं डालना, जानवर की फैट को एज ए घी इस्तेमाल करना है और उसी में पकाना है। बाहर के मुल्कों में भी जो सबसे पूरेस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ वाइज जो पूरेस्ट फॉर्म ऑफ फैट है वो एनिमल फैट ही कहा जाता है, जो लार्ड इस्तेमाल होता है, जो पोक फैट इस्तेमाल होता है। तो वो इसलिए होता है कि इसकी क्वालिटी इंफीरियर होती है, तो इट्स चीपर। लोग जनरली रेस्टोरेंट्स में से इस्तेमाल करते हैं, वो सस्ता होता है, बट वो खतरनाक भी बहुत ज़्यादा होता है। सो एनिमल फैट्स आर नॉट योर फ्रेंड्स, यू शुडंट बी कंज्यूमिंग देम। वैसे मैं ये नहीं कहती आप फैट्स बिल्कुल ज़िंदगी से हटा दें, क्योंकि आपके बहुत से एंजाइम्स हैं, बहुत से केमिकल्स हैं, बहुत से वाइटामिन हैं, वाइटामिन ए, ई, सी, दिस कांट बी एब्जॉर्ब्ड अदरवाइज।
लेकिन ये वाला फैट आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर साहब, लिवर की जिनको प्रॉब्लम्स हैं, हेपेटाइटिस सी है, बी है, या किडनीज का कोई इशू चल रहा है, तो उनके लिए जो हाई प्रोटीन है फिर वो क्या किस लेवल तक वो ले सकते हैं? देखिए, जो हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट है ना, अगर तो उनको लिवर सिरोसिस नहीं है, हाँ, तो फिर तो वो नॉर्मल बंदे की तरह जितना वो नॉर्मल इंसान लेता है जी वो ले सकते हैं गोश्त। लेकिन अगर उनको सिरोसिस है और कोई पहले कोई डीकम्पनसेशन हो चुकी है, यानी वो कभी गनूदगी का उनको दौरा आ चुका है, तो उन केसेस में हम बड़ा केयरफुल होते हैं। उनकी जो प्रोटीन की डेली जो रिकमेंडेड डोज है ना, वो 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है। तो बेहतर होता है कि वो इतनी प्रोटीन लें, इससे ज़्यादा ना लें। ये नहीं कि बिल्कुल प्रोटीन बंद कर दें, प्रोटीन ले सकते हैं लेकिन इस अमाउंट में। लेकिन चूँकि आपने देखा कि ईद के दिनों में सुबह भी गोश्त है, दिन को भी गोश्त है, रात को भी गोश्त है, तो वो काफ़ी हाई डोज हो जाती है। उसमें फिर जो लिवर के पेशेंट खसूसन जिनको सिरोसिस है, तो वो फिर गनुदगी के दौरे उनको आ सकते हैं, अस्पताल जाना पड़ सकता है। और इसी तरह किडनी के पेशेंट्स जो हैं उनमें भी एक मोतदिल अमाउंट में लेनी चाहिए, क्योंकि उनको भी उसके काफ़ी सारे मसाइल हो सकते हैं। बल्कि वो सुबह दोपहर शाम से है, वो गोश्त को ना फिर चेंज किया जाता है, कभी कीमे में, कभी कबाबों में। कहते हैं वो खा के हम तंग पड़ गए हैं, अब उसको कबाब बना लें, अब उसको कीमा बना लें, इसे वो चीज़ें की जाती हैं। डॉक्टर साहब, डेफिनेटली के जो लोगों को अल्सर होता है वो एसिडिटी उनकी ज़्यादा होती है, और वो जब आप गोश्त लेते हैं तो उसको भी ज़ाहिर बात है उसमें एसिड रिलीज़ होता है, तो क्या उसमें वो उनका अल्सर को बढ़ा सकता है या डेंजरस हो सकता है उसके लिए? अच्छा, उसमें वही जो हम जिस थीम पे बातें कर रहे हैं ना, ये सारा जो चीज़ है ना कि लोड जो आपने अपने स्टमक में डालना उसका भी बहुत इफेक्ट है। ठीक है। अगर आप खाएं कि किसी ने एक बोटी खाई है, क्या उसका अल्सर बढ़ जाएगा? तो मैं कहूँगा नहीं बढ़ेगा। क्यों? लेकिन जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि जी उसके साथ क्या क्या चीज़ें आप खा रहे हैं, क्योंकि उसके साथ मसाले लग रहे हैं, उसके साथ हमने कोई जी आज कढ़ाई बनाई है तो उसके अंदर देसी घी या मक्खन डाला है, तो ये सारी चीज़ें उसको एसिडिटी को बढ़ा सकती है। लेकिन जो मेजॉरिटी हमने फ़र्क देखा है जिसकी वजह से हाजमे को प्रॉब्लम्स आते हैं, वो लोड है। क्योंकि आप हमें ये डर है कि जी बकरा कहीं भाग ही ना जाए, या मेरे साथ मेरा भाई जो है वो ज्यादा ना खा जाए, तो अब एक रेस शुरू हो गई है। ठीक है। तो अब उसमें हम गॉलप करना शुरू करते हैं, यानी कि आप ना उसे चबा रहे हैं सही तरह, हम रेस लगी हुई है, खा रहे हैं एक और कुछ ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं। अब वो ज्यादा क्वांटिटी, जितनी आप क्वांटिटी खाएंगे, हाजमे का काम है उसको डाइजेस्ट करना, अब वो उसके लिए उतना ही तेजाब ज़्यादा बनाएगा। जब वो ज़्यादा तेजाब बनाएगा तो ये अल्सर के मसले, सोजिश के मसले, इंडिजेशन के मसले, ये जैसा डकार फंस जाना, गैस की बीमारी हो जाना। बोतल पी जाती है ना बोतल पी जाती है और फिर वो गोले दिमाग पे चढ़ने शुरू हो जाते हैं। हमारे पास इलाज है, बोतल पी, वो ये ना कि एक मसले को हटाने के लिए दूसरा मसला पैदा करें, दूसरे मसले को हटाने के लिए तीसरा मसला पैदा करें। डॉक्टर साहब, नाश्ते पे आते हैं तो नाश्ते तो नॉर्मल किया ही नहीं जाता ना, नाश्ता तो वेट किया जाता है जी, बकरा ज़बा होगा, कलेजी आएगी, ठीक है जी, वो कलेजी पकेगी तो उसे नाश्ता होता है हमारा, नान आ जाती है और कलेजी के साथ होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि बास का हम जब जानवर को ज़बा करते हैं ना तो कलेजी में उसके फेफड़े भी होते हैं, और बास का फेफड़े कुछ जानवरों के बड़े क्लियर होते हैं लेकिन कुछ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दाग होते हैं। क्या जिन पे दाग होते हैं तो ये क्या उन सिक जानवर की अलामत है? सो आपके अगर आपने बहुत हायरकी में देखना है ना, तो आपके फेफड़े प्रॉब्ली लीस्ट सेफेस्ट मीट है। सेफ्टी में सबसे ज़्यादा जो अनसेफ है वो है। उसकी रीज़न ये कि उसकी ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा है। सारी आपकी जो ऑक्सीजनेशन, सारा जो ब्लड का एक्सचेंज है वो लिवर डिटॉक्स कर रहा है, लंग्स जो ऑक्सीजनेट कर रहे हैं, तो आपके लंग्स में तो ढेरों ढेर ब्लड सप्लाई है। तो जो जितना भी जरासीम होगा, जितनी भी चीज़ें होंगी वो वहाँ पर जाएंगी किसी पॉइंट पर, बकरे की ज़िंदगी में या जानवर की ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ ये, हमारे मुल्क में पैरासिटिक इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। सो सिस, ओवाज, हाइड्रेटेड सीज, ये तरह की बीमारियां, मुख्तलिफ वर्म्स हैं, टेपवर्म, ये वो डॉक्टर साहब भी बेहतर बता सकेंगे, पर उनके जो एग्स हैं, उनकी जो सिस्ट है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इसी तरह लिवर और लंग्स दोनों में स्टोर होती हैं। अब जब वो अगर वो मीट प्रॉपरली कुक नहीं हुआ जल्दबाजी में फॉर एग्जांपल, या कुछ कुक होने के बाद भी कुछ बहुत ही रेजिलिएंट चीज़ें होती हैं, तो ये आप सारी डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वाई हमारे जो खासतौर पे पेरिफेरी में तो ये अक्सर सुनने में आता है, और वर्म इन्फेस्टेशंस बहुत कॉमन होती हैं। तो आई थिंक लंग्स वाइज सो आई वुड से कि उसमें तो जनरली कंसेंसस सबका यूनिलैटरल यही है कि वो बहुत डेंजरस फॉर्म ऑफ मीट है। अच्छा, अगर आपने कुक करना है तो इट हैज़ टू बी कुक्ड अबव 75 डिग्रीज। तो ये चीज़ों की एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली जिस डॉक्टर साहब ने शुरू में बोला, मीट एकदम कंज्यूम वैसे भी करने के लिए सेफ नहीं होता, उसके अपने प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो उसको टेंडराइज होने में 24 घंटे तक लग सकते हैं, खासतौर पे अगर बड़ा गोश्त है।
24 घंटे कहाँ वेट करता है नहीं जी, हमारे नहीं यहाँ? नहीं 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 नहीं, दोपहर की दावत की होती है, बेटियों ने आना होता है जी, दमादों ने आना होता है, ये तो कह रहा ये तो कल्चर है हमारा, ये तो कल्चर है हमारा। डॉक्टर साहब, जानवर ज़ाहिर बात जब हम लेते हैं तो घर बांधे होते हैं, और जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की है कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बड़े चांसेस होते हैं जानवरों के हवाले से, उनका फुजला भी उधर ही होता है, बच्चे भी वहीं पे खेल रहे होते हैं, तो क्या उससे भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है? जी बिल्कुल। ज़्यादातर जो सफाई ना होने से या फुजले के काफ़ी देर पड़े रहने से जो बीमारियां ज़्यादातर पैदा होती हैं वो यही है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे हो गया, डायरिया की फॉर्म में, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी अगेन कुछ इन्फेक्शंस वही हैं जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि टिक्स हैं कॉन्गो वाली, जो कॉन्गो को फैलाती हैं, तो वो आपने डेफिनेटली देखना होता है। अगर घर में बंधे हैं और वो जानवर को कोई टिक्स वगैरह हैं तो डेफिनेटली वो किसी को बाइट कर सकती हैं और वो कॉन्गो उससे हो सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल है जब आप उसको बाद में जब स्लॉटरिंग हो जाती है तो उसके बाद जो फुजला होता है उसकी सफाई भी टाइमली बहुत ज़रूरी है, वरना वहाँ पर जरासीम ग्रो करेंगे, बदबू पैदा होगी, बाकी चीज़ें। तो अगेन हैंड वॉशिंग इज़ द की, कि हैंड वॉश ज़रूर करें और वहाँ की सफाई ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे तो आप उनको तो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर सकते। डॉक्टर साहब, मेरे लिए भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मुझे भी यूरिक एसिड है, तो जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो कितना गोश्त खा सकते हैं? मेरे कभी कज़न थे, अल्लाह बख्शे दुनिया से रुखसत हो गए, वो कहते हैं यार आज खा लें, 2 जाके ज़ालोरिक खा लेंगे जाके ठीक है, लेकिन आप वैसे नाज़रीन को बताएं कि ये तो ना करने वाली गल है वैसे। देखिए उसमें ये डिपेंड कर रहा है कि जी आपका यूरिक एसिड का मसला भी कितना है। हाँ। अगर आपको एक्टिव गाउट है फिर तो खुदा का खौफ करें। हाँ। फिर अपने लिए ना खातून खाना है, किसी को कहेंगे यार स्टोर करके रख दो, मैं बाद में ले लूंगा। फिर हमने देखा कि हाइपर यूरिसीमिया है, जिस तरह का आपको गाउट अभी नहीं हुआ लेकिन आपका यूरिक एसिड थोड़ा सा ज़्यादा है, आप दवाइयों पे नहीं है तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको बहुत एहतियात ज़रूरी है। अगर मैं आज आपको कह दूँगा नहीं खाना तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये डॉक्टर पागल था, इसकी बातों पे कौन यकीन करता है। लेकिन एतदाल कर लें, आप स्मॉल पोर्शन ले लें, ये ठीक है, त्यौहार है, उसका एक आप तिलिस्म भी है, उसका एक्साइटमेंट भी है, तो इसलिए उसमें ना स्मॉल पोर्शंस में ले लें। अगर आप पहले ज़ाइलोरिक पहले से ही खा रहे हैं तो इसकी ज़्यादा एहतियात करें। सही है, क्योंकि ये जैसे हमने कहा ना कि ये एकदम सर्ज करेगा। हाँ। उसमें बड़ा छोटा रेड मीट इज द प्रॉब्लम। अब वो बड़ा भी छोटा और दोनों एक ही कैटेगरीज में ये फॉल करते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी एहतियात ही करनी पड़ेगी। उसके लिए बेस्ट एडवाइस हम लोगों को यही कहते हैं कि जी आप पोर्शन कंट्रोल कर लें, एक वक्त में थोड़ा खाएं और उसको पेस आउट कर लें आप ज़्यादा। तो उससे अब मैं इसको कहता हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होगा, आप बिल्कुल ना खाएं क्योंकि वो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन वैसे तो जिन लोगों का एक्यूट गाउट का अटैक है और वो ज़ाइलोक खा रहे हैं वो आपने बात की, मेरे पास शो में थे डॉक्टर अमजद भट्ट साहब, ये उनको जानते हैं, तो हार्ट के ऊपर बात हो रही थी, कॉल आई किसी मेरे कॉलर की, उन्होंने कहा मेरा बाईपास हुआ है और मैं पाए खा सकता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा खा सकते हो खा सकते हो पर थोड़े खाना। तो कहा यार मैं अगर तुम्हें कहूँगा ना तुम नहीं खा सकते तो खाने तुमने तब भी है, तो उसे बेहतर है कि डॉक्टर को पता तो हो ना तुमने कितने खाए हैं। अच्छा, इसमें एक चीट कोड भी, आई ऐड दिस, अगर आपने बहुत ही शौक से खाना है गोश्त तो आप साथ में उसके वेजिटेबल्स मिला लें, वेजिटेबल्स से लड़ाई ना करें। वैसे भी आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन विटामिन सी की प्रेजेंस में ज्यादा होती है, तो आप कोशिश करें सब्जी लीमू निचोड़ के थोड़ी ऐड कर दी, थोड़ा सलाद ऐड कर लिया, पानी का 1 गिलास पहले पी लिया, 1 गिलास खाने के दौरान पी लिया। सो ये थोड़ी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है जिंदगी उसी तरह है कि 1.5 लीटर पानी पहले पी ले, वो मुझे ये कहना चाहिए था, दोबारा करते हैं 1.5 लीटर पानी पिए, ठीक है, उसके ऊपर जितना गोश्त खा सकते हैं खा ले। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं कि यूरिक एसिड का जो पेशेंट है उनको वाइट मीट इस्तेमाल करना चाहिए। ये वाइट मीट में कौन कौन सा आता है मीट? तो योर चिकन, योर फिश, ये तो बेस्ट आपकी फॉर्म्स ऑफ मीट है। ये लीन भी है, वाइट भी है, इनके जो इस पे जो फैट कंटेंट है वो आपके लिए सेफ समझी जाती है और आपकी इफ एनीथिंग प्रोटेक्टिव होती है, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होती है। लेकिन आई थिंक द होम टेक होम मैसेज हम तीनों एग्री करेंगे और आप भी करेंगे, वो मॉडरेशन इज द की। अब अगर आप 1.5 किलो बैठ के मच्छी खाएंगे और जाके फ्राइड फिश खाने के लिए जाएंगे तरबेला कहीं पे भी, बात वही होगी। सो यू हैव टू हैव लीन मीट लाइक चिकन बट इन मॉडरेशन। मॉडरेशन इज द की। डॉक्टर को गलत साबित करना मकसद नहीं है, चैलेंज ना समझे इसको।
अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बात की चिकन की, तो अब चिकन पे भी हमने काफ़ी शो किए हैं। अब चिकन के ऊपर भी बात की ये जाती है कि जनाब उसको एक्सेसिव एंटीबायोटिक दी जाती हैं, उसको स्टीराइड्स दिए जाते हैं, और उससे बास का जो आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तक पैदा हो रही है। तो इसका मतलब है कि चिकन खाना भी बल्कि बात वो मॉडरेशन की आ गई है ना कि हद तक, हाँ, एक इतदाल में खाया जाए उसको। बिल्कुल ऐसे ही है, इतदाल में खाना चाहिए। और वो फिर आप पका किस तरह रहे हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप उसको घी में पका रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं, किस तरह से पका रहे हैं। यानी अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि जी मुझे दिल का मसला है और मैं वाइट मीट खा रहा हूँ, लेकिन आप उसको अच्छी तरह घी में पका रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं, हाँ। तो फिर बात वहीं आ गई कि वो आपका फ़ैट्स तो उसी तरह जा रहे हैं जो अनहेल्दी फ़ैट्स हैं। और बाकी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की आपने बात की, डेफिनेटली अब वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हेल्दी फार्मिंग का ना, कि आप उनको इतने ज़्यादा इंजेक्शन या स्टीरॉयड्स या एंटीबायोटिक्स ना दें कि जो आगे कंज्यूम करें फिर उनको भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगेन वही बात है, मॉडरेशन इज़ द की और हाउ यू आर कुकिंग इट। लेकिन वो डॉक्टर साहब प्रॉब्लम है ना कि इधर तो वो चिकन महीने में तैयार करना होता है ना जी। जी जी ऐसे महीने में उसकी ब्रीड तैयार करनी है और उसको सेल करना है जाके उन्होंने। डॉक्टर साहब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे भी हमने बात की, वो जनाब साहब कह रहे थे मैंने पाए खाने हैं, तो ये लोग भी गोश्त को एक हद तक कंज्यूम कर सकते हैं, उनको स्टेंट पड़े हुए हैं या बाईपास हुआ है। नहीं, वो तो जैसा डॉक्टर साहब ने बात की ना कि जी क्योंकि ये जो फैट है ना, ये एनिमल फैट, ये इतना अच्छा है नहीं, तो उनको अगर उन्होंने एंजॉय करना है ना, तो उसमें वो जिसे हम कहते हैं कि यूज़ योर ब्रेन, बंदा अपना खुद इस्तेमाल करे दानाई को, कॉमन सेंस, कि जी उस गोश्त को ज़्यादा साफ़ कर लें, आप थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात कर लें कि जी उसकी थोड़ी चर्बी उतार ली जाए। उसको जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि जो कुक करने के तरीके हैं कि आप उसको बहुत ज़्यादा फ्राई और इस तरह मुरगन खाने उसके ना बनाएं, लेकिन आप उसको जिस तरह बेक किया जा सकता है, स्टेक की तरह बनाया जा सकता है, उस तरह इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोश्त इन इट सेल्फ बहुत बुरा नहीं है हार्ट पेशेंट्स के लिए, जो उसके साथ लवाजमात है और जो चर्बी है, जो फैट कंटेंट है ना, वो है। इसमें एक और चीज़ होती है, कुछ कट्स हैं बिग जो बड़े गोश्त के, जिनमें फैट कंटेंट ज़्यादा है, कुछ में ये कम है, जैसा टेंडर लॉइन वगैरह, सर लॉइन है, इनमें थोड़ा सा कम फैट कंटेंट होता है। तो लेकिन अब रेब आया है जो, उसमें बहुत हाई कंटेंट होता है। अब वही बात है कि हमें इशू ये हो जाता है कि ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि रेब क्या होता है जी। हाँ, अच्छा, इसमें देखें ना, ये वो जिसे हम कहते हैं ना पुट का गोश्त, ये अब उसमें प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये ज्यादा आ जाती है इन त्यौहार में। आप नॉर्मल दिनों में तो शायद कसाई के साथ जाके ना ये बहस कर सकते हो, और कसाई क्योंकि वो प्रॉपर प्रोफेशनल कसाई है तो वो आपको बता भी सकता है कि जी अच्छा इसका गोश्त दे देते हैं इसका। लेकिन इन दिनों में तो हर बंदा कसाई है। वो हमने तो डॉक्टरों में लोगों की छेड़ रखी हुई है कि जिस डॉक्टर नहीं चल रही ना, वो जो कसाई भी बन सकता है। ठीक है ईद के दिनों में तो इस प्रॉब्लम इसके साथ, क्योंकि हमारे यहाँ अनप्रोफेशनल लोग आए होते हैं, साथ होते हैं अनप्रोफेशनल है ज्यादा। हाँ। क्योंकि देखे ना, मैं ये बुरा भी इस तरह नहीं कह सकूंगा क्योंकि हमें डिमांड एकदम इतनी ज्यादा, प्रोफेशनल तो कर नहीं, प्रोफेशनल के पास इतनी ज्यादा वो पूरे नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। तो उन लोगों से बात करना, आप जिस तरह हमारे घर में हम अक्सर कहें ना कि यार इनके रिब्स बना दें या चांपे बना दें, तो वो एक मौमा पैदा हो जाता है कि यार अच्छा चांप क्या होती है जी, चांप कैसे बनानी है, और वो सारे लगे हुए हैं मोबाइल में गूगल करने की जी चांप कैसे बनती है। सो इस ईद पे तो प्रॉबेबली मुश्किल हो जाएगा ये समझना। उसमें आसान मशवरा शायद यही होगा कि अगर आपको मीट के अंदर चर्बी नजर आ रही है तो जो हार्ट वाले मरीज हैं वो कोशिश करें कि जी कम चर्बी वाला मीट कंज्यूम कर लें, और अपने लिए जो थोड़ा सा ना मुरगन ना हो, जो जिसके अंदर फैट वगैरह ना हो, ऑलिव ऑयल का लोग इस्तेमाल करते हैं, अच्छा सरसों का तेल इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनके लिए, ताकि वो भी पार्ट हमारे जो ख़ानदान के मेंबर्स हैं हार्ट वाले मरीज़, वो भी इसमें शामिल हो सकें, तो थोड़ा सा पोर्शन उनके लिए निकाल लिया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे हमने भी शुरू में बात की कि जनाब ईद को अस्पताल में रौनक काफ़ी बढ़ जाती है, तो आप तो है डॉक्टर हैं, आप लोग क्या देखते हैं कि ज़्यादा फिर पेशेंट्स जो होते हैं वो किन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं? सो समर्स में तो डिहाइड्रेशन प्रीडोमिनेंट एक ट्रिगर फैक्टर होता है। अच्छा। बेशक वो ये हो कि एक्सेसिव मीट कंजप्शन, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ किसी भी फूड की कंजम्पशन हो, लेकिन बिकॉज इट्स सो हॉट, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन बहुत कॉमन है। जो डायबिटिक्स होते हैं देर ऑलरेडी मतलब बहुत बॉर्डर लाइन उनका बड़ा फ्रिवलेस सा बैलेंस होता है, फिर इतनी अनहेल्दी ईटिंग हो जाए, एकदम फास्ट हो जाए, तो उसकी वजह से वो डायबिटिक्स बहुत अक्सर आते हैं, दे कम ऑफ्टन।
जो आपने गाउट वाले बोले वो बहुत आते हैं। अक्सर तो लोग इस तरह भी आते हैं कि जिनको ये फिक्र होती है कि अगला हफ्ता पूरा अस्पताल बंद होगा तो जल्दी से जाके छेती से जाके सारे चेकअप कराएं। तो वो इस वीक पूरा जो था इट वाज सच अ सर्ज ऑफ पेशेंट्स। तो मैं यही बैठी सोची थी, तो शायद लोगों को पैनिक हो रहा था कि ये ना हो कि अगला हफ्ता जो मिस हो जाएगा तो मिस हो जाएगा। सो एक जो चीज़ हर एक पॉइंट में की है वो ये कि देखिए आप सारा साल भी अपना ख्याल रखें। मतलब ये एहतियात ईद पे तो करें ही करें, बट अगर आप सारा साल भी रेड मीट खा रहे हैं, अनहेल्दी मीट खा रहे हैं, तो ईद पे अगर आपने फैट निकाल भी दिया तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आई थिंक सेहत का ख्याल थ्रू आउट द ईयर रखें। एक अच्छा आपका फिजिशियन होना चाहिए जो आपके साथ ऑन बोर्ड हो, जिसको आपकी हिस्ट्री पता हो, आपकी मेडिकल हिस्ट्री पता हो, सारा कुछ पता हो। तो ये सारी एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ रुझान कम है थोड़ा। वैसे अब तो सारा साल का भी ट्रेंड चेंज हो गया ना। मुझे याद है कि हम छोटे थे तो घर में जब हंडिया पकती थी तो सब्जी होती थी, उसमें एक खास मिकदार में गोश्त होता था, तो वो सारे जो बहन भाई होते थे ना एक एक बोटी मिलनी होती थी, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सब्जी और प्लेट में एक बोटी होती थी, और वो बड़ा हेल्दी होता था। डॉक्टर साहब, ये जो तेज़ मिर्च मसाले हैं और ख़ासतौर पर जब ईद की डिशेस बनती हैं उसमें वो स्पेशली वो उसको बनाया जाता है, तो ये हमें किस लेवल पर नुकसान देते हैं? इसमें जो ख़ुसूसन जो मैदे के मरीज़ हैं ना, जिनको तेज़ाबियत का मसला है या कोई अल्सर है, तो उनको काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। मैदे का दर्द शदीद हो सकता है, जलन हो सकती है, डकार का मसला शुरू हो जाता है। उसके अलावा समटाइम्स वो इमरजेंसी में प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जी बिल्कुल सीना जल रहा है और खाना हज़म नहीं हो रहा। तो उसके अलावा आंतों की जो आपकी मोटिलिटी है वो तेज़ हो जाती है, यानी सुरख मिर्च आप ज़्यादा लेंगे तो आपको पेट में मरोड़ होना शुरू हो जाएंगे, या आप बार बार आपको स्टूल की हाजत होगी। तो मेरे ख्याल में मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करने से मेनली तो ये मसाइल होते हैं। बाकी और भी कुछ इस तरह के मसाइल हैं, यानी कि मुंह में अल्सर हो जाना, मुंह में छाले बन जाना, उसके साथ लोग काफ़ी आते हैं। और फिर जब ये मिर्च मसाले ज़्यादा लेंगे तो फिर उसमें कुछ लोग जो हैं जिनको शुगर है सपोज़, वो फिर ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स भी लेंगे। हाँ, इसी में बात करने लगो ना, जो बेहतरीन निज़ाम इंहज़ाम का जो नुस्खा है, जो बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है, जनाब पेट भारी है बोतल पी जाए, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए उसमें जैसे मैंने शुगर के मरीज़ों का जिक्र किया, अगर वो बोतल लेते हैं तो उनके लिए तो शुगर बहुत हाई हो सकती है, और उससे अगेन फिर किडनीज़ के मसाइल, हार्ट के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। और तेज़ाबियत, ये बोतल तो वक्ती जो है वो आपको एक देती है ना, अल्टीमेटली जो है वो तेज़ाबियत को बढ़ाती है। तो इमीडिएट रिलीफ तो आपको मिल जाता है कि वो आप मिर्चें ज़्यादा कंज्यूम किए हैं, तो ऐसी आपको फीलिंग आती है कि शायद वो बेहतर हो गया, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो तेज़ाबियत को मज़ीद बढ़ा रही होती है, मैदे के मसाइल और बढ़ा रही होती है। क्योंकि अगर आप देखें ना, तो जो जिस चीज़ की वजह से हमें बोतल पीने से फ़ायदा हो रहा है ना, वो उसका साइड इफेक्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ वाल्व लगा होता है, उसे लो रीसोफेजियल स्फिंक्टर हम कहते हैं। ये उसका साइड इफेक्ट है कार्बोनेटेड ड्रिंक का, कि वो उसको लूज कर देता है। ओके, और डकार आ जाता है। लूज तो उसने कर दिया, तो डकार तो आ गया। तो अब जो पीछे पड़ा हुआ है उसका क्या है? तो आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनको डकार तो आ गया, लेकिन फिर वो रिफ्लक्स शुरू हो, यानी कि खुराक का ऊपर खुराक की नाली में आना, फील होना, वो शुरू हो जाता है। सही है। और वो जिन लोगों को वो होना, तो वो भी कोक, पेप्सी, 7 अप, जो भी हमारी फिजी ड्रिंक्स हैं, इनकी वजह से वो ठीक भी नहीं होता फिर। तो यानी कि हमने बड़ा गोश्त भी बंद कर दिया, फ्राइड गोश्त भी बंद कर दिया, ड्रिंक्स भी बंद कर दिया, मीठा भी बंद कर दिया। हम आइंदा इस प्रोग्राम में 3 और अल्लाह ने चाहा तो लोगों ने अब टीवी भी बंद कर दी। नॉर्मली डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं गुड मीट एंड बैड मीट की, या ख़राब गोश्त की, और डेफिनेटली जब गोश्त में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बीमारी पैदा करेगा। अब एक जानवर स्लाटर हुआ है, ज़बह हुआ है, क्या जनरल हमें ये नज़र में पता लग सकता है कि गोश्त सेहतमंद है या नहीं है? देखिए, ये इसका ज़्यादा जो है वो होगा जानवर खरीदते वक्त, क्योंकि आप उसके, अब मैंने देखा है कि आस्ता आस्ता वो हमारी भी अपनी ट्रेनिंग हो रही होती है ना, क्योंकि साल में ये एक बार होता है। तो मैंने देखा कई जो पक्के लोग हैं ना, वो जानवर चला के देखते हैं, खड़ा करके देखते हैं, उसमें उनको पता लग जाता है कि जी जानवर की हेल्थ जनरली कैसी है। प्लस आपने ये देखना है कि जी जानवर खुद कैसा है, और जानवर जिस रेवड़ में, जिस ग्रुप में रखा गया है, वो जगह कैसी है। तो अच्छे गोश्त या अच्छा जानवर हमेशा अच्छी जगह से ही आएगा। वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि जी बाकी बीमार जानवर है और एक अच्छा आपको पीस मिल जाए, या तो इसलिए वो वहाँ से आपने शुरू करना है। उसके अलावा जब घर में आएगा और उसका स्लॉटर होता है, तो बू, एक बुरे जानवर में बू, और इसमें आपने रंगत गोश्त की देख लेनी है कि अगर उसमें इन्फेक्टेड जो होते हैं ना, वो जनरली उनमें खून के पैचेस हो सकते हैं, उनमें उसका नीलापन थोड़ा सा ज्यादा होता है। कभी आप देखें तो गोश्त अगर होना शुरू हो जाए थोड़ा सा पुराना, तो उसपे हरे रंग का येलोइश टिंज आना शुरू हो जाती है।
लेकिन ये वही चीज़ है कि हमें अक्सर ये चीज़ें कहा जाती है कि जी ये नॉर्मल है। इस यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। खातून खाना जो है ना वो एक बहुत इम्पोर्टेंट उसका रोल है इस मामले, क्योंकि वो पूरा साल जो है ना वो इसको ज़्यादा डील कर रही हैं। सो अगर घर में कोई बुजुर्ग है ना तो ये एक अच्छा टाइम होगा उनको इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे जी क्या मैं गोश्त बता सकता हूँ कि अच्छा गोश्त है ये पुराना गोश्त है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ मुझे याद है बचपन में कि जो हमारे ताया होते थे वो फख्र से आज बताते थे कि जी आज जो गोश्त मैं लेके आया हूँ ना वो बहुत कोई कमाल ही गोश्त है। और वो हम बैठे हुए हैं वहां पे जी, हम कह रहे हैं घर चले, वो कह रहे हैं नहीं नहीं अभी आ रहा है। सो जो नजर है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिन लोगों को इस चीज का पता है उनको इसमें इन्वॉल्व करना, जिसका मतलब है बुजुर्गों को इन्वॉल्व करना, बरकत भी हो जाएगी और गोश्त को देख भी लेंगे। डॉक्टर साहब अगर फूड पॉइजनिंग हो गई, मोशन स्टार्ट हो गए, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो गई, फिर इमीडिएट उसका क्या ट्रीटमेंट है और किधर जाना है हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ऐसी नहीं है, अगर आप खासतौर पर डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप हामला हैं, अगर आप बहुत यंग हैं, बहुत ओल्ड हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें, सीक हेल्प इमीडिएटली। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कुछ नहीं, ये तो आम हो जाता है जी, कुर्बानी के गोश्त हो गया, वो हो गया, और रात गुजार लो सुबह देखी जासी। ऐसा नहीं करना आपने। एक अच्छा अस्पताल, यू हैव टू सीक आउट अ गुड हॉस्पिटल, इट कांट बी अ प्राइवेट क्लिनिक। ये भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ लोगों को, क्योंकि हमारा ये बहुत ज़्यादा कल्चर है, जब हम बीमार होते हैं तो हम जाके छोटे क्लिनिक्स में सीख करते हैं कि क्विक फारिग हो जाएंगे। इन सिचुएशंस में आपको क्विक ऑन हैंड्स ट्रीटमेंट चाहिए होती है। हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल वाले देख के घर भेज दें कि नहीं जी सब ठीक है, बट द पॉइंट इज कि आपका एक चेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट कैन बी समथिंग वेरी सीरियस और नॉन सीरियस। आपको ड्रिपों की हद तक भी जरूरत हो सकती है और एडमिशन की भी जरूरत हो सकती है, और अब बेहतरी करें तो जान भी जा सकती है और जाती है लोगों की अक्सर औकात। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि गेट गुड क्लिनिकल हेल्प इमीडिएटली। अच्छा, घर पे अगर आप हैं और अभी बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो पहले तो अपनी कंजम्पशन कम कर दें। सो स्टॉप ईटिंग एक्सेसिवली, लाइट बहुत ब्लैंड डाइट करनी शुरू कर दें, बहुत हल्की फुल्की ग़िज़ा कर दें, लिक्विड्स पे आ जाए, अपने आप को हाइड्रेट करें। हाइड्रेशन इज़ द की। हाइड्रेशन वैसे भी समर में आपको फोकस करनी चाहिए। एज ह्यूमंस वी आर लाइक मैमल्स, तो हम थर्स्ट ड्रिवन पानी पीते हैं। प्यास लगी पिया, पानी की बोतल पड़ी है नहीं पियेंगे, सारा सारा दिन गुजार देंगे कि जी प्यास नहीं लग रही क्योंकि एसी में बैठे हैं। नहीं, यू हैव टू ड्रिंक फ्रीक्वेंटली स्मॉल इनटेक थ्रू आउट द डे। ये आप ओवरलोड नहीं कर सकते कि आपने 1 घंटे में 6 गिलास छिक दिए। तो ये थोड़ा सा ख्याल करें कि वैसे भी गर्मी है तो अपनी हाइड्रेशन रखें, तो पहले से प्रिवेंशन शुरू कर दें और बस पकाएं, अच्छा पकाएं, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ये मिथ कब तक ठीक है कि जनाब अगर डायबिटीज़ है तो जनाब आज खा लें ज़्यादा, इंसुलिन डबल ले लेंगे जाके? नहीं, ये तो मेरा ख्याल है उसको एक आप जो बैलेंस आप शुरू से लेके चल रहे हैं ना, जितनी आप दवाई ले रहे हैं, सपोज इंसुलिन ले रहे हैं और जो आपकी रेगुलर पे मेंटेन है, तो मेरा ख्याल है उस हिसाब से ही आपको इंसुलिन लगानी चाहिए और उस हिसाब से ही खाना भी चाहिए। डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं, मीठा ज़्यादा ले लेते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन अगेन अगर आप बार बार ऐसा करते हैं, सुबह आप कर रहे हैं, अगले दिन फिर कर रहे हैं, शाम को फिर कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर आपका एक नया लेवल मेंटेन होगा जिस पे आपको इंसुलिन की डोज़ बढ़ानी पड़ेगी या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ऐसा किया है तो डॉक्टर से रिव्यू कर लें, अपनी शुगर चेक कर लें। अगर तो बहुत हाई जा रही है तो आपकी डोज़ को चेंज करना पड़ेगा। और ऐसे ना करें कि बिंज ईटिंग एक दफ़ा कर ली और इंसुलिन लगाई ना, या थोड़ी लगा ली या बहुत ज़्यादा लगा ली अपने हिसाब से। सपोज समझा कि मैंने ज़्यादा खा लिया लेकिन एक्चुअली वो कंटेंट इतना नहीं था और इंसुलिन उससे डबल लगा ली, तो उसमें लो हो जाएगी इंसुलिन, और वो खुदा ना खास्ता अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो जानलेवा भी हो सकती है। डॉक्टर साहब फ्रीज़र में रखा हुआ गोश्त कितनी देर तक सेफ़ आप कह सकते हैं कि उसको खाने के लिए वो सेफ़ होता है? नहीं, इसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट बात करेंगे। कुछ कहते हैं कि जी आप एक बार 1 टाइम फ्रीज उसको कर लें तो दैट्स फाइन, फिर आप उसको बेशक हफ्ते बाद निकाल लें, 2 हफ्ते बाद निकाल लें। 6 महीने पड़ा होता है वो तो देखें, वो तो हमारे यहाँ वैसे ही हर चीज़ ही सेव करने का अच्छा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जी पोलर एरियाज में ना बहुत लंबे अरसे के लिए भी गोश्त फ्रीज करके रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो गलती सबसे बड़ी हो रही है ना वो डीफ्रॉस्ट करके फ्रॉस्ट करना दोबारा। ओके, दैट इज डेंजरस, क्योंकि उसमें ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं जो उसको गोश्त को खराब कर देंगे और फिर वो उसके अंदर जमा हो गए। क्योंकि जब भी आप उसको डीफ्रॉस्ट करेंगे ना, फिर पका लें, फिर आप खा लें, फिर आप थोड़ा सा स्टोर पक्का हुआ गोश्त तो कर सकते हैं, लेकिन उसको उसी को दोबारा फ्रीज नहीं करा सकते, क्योंकि जैसे ही आप उसको थॉ करना शुरू करेंगे ना उसके अंदर जरासीम पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप एक बार वो पैदा होना शुरू हो गए ना, अब वो फ्रीज आप करें, क्योंकि हमारा इवन जो फ्रीजर है वो बहुत सब जीरो जाके नहीं होता इतना, वो उनको बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक नहीं सकता।
तो वो बहुत डेंजरस होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो ज़्यादा एडवाइस हम ये लोगों को देते हैं वो यही देते हैं कि जी आपने अगर फ्रीज करना है तो दैट्स फाइन, उसको अपने हिसाब से एक बना लें कि जी हमने इतने अरसे में, हफ्ते, 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में यूज कर लेना है। लेकिन एक बार अगर वो हो गया है और फिर आपने उसको पकाना है और पका के इस्तेमाल कर लेना है। डॉक्टर रूबी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उस्मान आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हमाद आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात कर रहे थे ईद उल अज़हा और गोश्त का इस्तेमाल और खाने पीने में जो एहतियात हमने करनी है उसके हवाले से। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें, ज़रूर खाएं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी सेहत की मुनासबत से खाएं। अगर कोई पहले आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको आपका डॉक्टर आपको बेहतर एडवाइस दे सकता है कि आपने गोश्त का इस्तेमाल किस हद तक करना है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी इतवार के दिन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।